हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 61 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये अनएम्प्लॉयमेंट पे है, राइट। और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, ठीक है। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन इसका समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, जिसको हम LFPR कहते हैं। फिर लेबर फोर्स क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैंने आपको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स पढ़ाया था कि इंडिया में लेबर फोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है। उसके मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपको बताए थे। फिर उसके बाद के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में ये पढ़ा था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद फिर हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उनके फीचर्स हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट का मेज़रमेंट पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर में या किसी टीवी चैनल या किसी डिबेट में अगर आप सुनते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, तो सबसे पहला तो मिसकॉन्सेप्शन लोगों के अंदर ये है कि ये 4.2% का मतलब है कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी कि 150 करोड़ लोग जो हमारे देश में हैं, उनमें से 4.2% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसा नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी पॉपुलेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट या उसी को हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, ये हमेशा लेबर फोर्स के रिलेशन में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो सवाल है कि फिर लेबर फोर्स क्या होता है। तो लेबर फोर्स वो समूह होती है, ठीक है, या वो संख्या होती है जो वर्किंग एज ग्रुप पीपल से बनती है। अब ये वर्किंग एज ग्रुप 15 ईयर्स से 59 ईयर्स का हो सकता है या फिर 15 ईयर्स एंड एबव का हो सकता है, ठीक है। ये दो वर्किंग एज ग्रुप हो सकते हैं। अब अगर मैं 15 ईयर्स से 59 ईयर्स की बात करूं, तो इस वर्किंग एज ग्रुप में जो भी लोग आते हैं, ठीक है, उनमें से जितने लोग अभी काम कर रहे हैं, किसी पेड वर्क में इन्वॉल्व हैं, यानी जिन्हें हम वर्कर्स कहते हैं, प्लस जो लोग जॉब की सर्च में हैं, यानी जो अनएम्प्लॉयड हैं, ये वर्कर्स प्लस अनएम्प्लॉयड जो वर्किंग एज ग्रुप में है 15 ईयर्स से 59 ईयर्स, ये लेबर फोर्स को बनाते हैं, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा लेबर फोर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा कि हमारे लेबर फोर्स में जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, ठीक है। अगर मैं इंडिया में LFPR की बात करूं, ठीक है, जो कि ये बताता है कि हमारी जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग वर्किंग एज ग्रुप में लेबर फोर्स का पार्ट हैं, ठीक है। तो इंडिया की जो LFPR है, अगर मैं 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के एज ग्रुप में बात करूं, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 37%, एंड इट इज़ एज पर NSSO पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2017-18, ठीक है, सॉरी, ओके। तो अगर हमारे देश में मान लीजिए टोटल 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है, या 140 करोड़ या 145 करोड़, आप जो भी नंबर ले लें, ठीक है, तो इसका तकरीबन 37% लोग ऐसे हैं जो 15 ईयर्स से 59 ईयर्स में आते हैं और वो हमारा लेबर फोर्स है, ठीक है। तो हमारा LFPR क्या होगा, उसको हम कैसे निकालते हैं कि जो लेबर फोर्स है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये बताता है कि हमारे जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो वर्किंग एज ग्रुप में हैं वो या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं, ठीक है। तो वो LFPR कहलाता है।
और LFPR हमें बताता है कि हमारा लेबर फोर्स जनसंख्या के टर्म्स में कितना प्रतिशत है। अब देखिए, अगर 150 करोड़ अगर मैं मान के चलूँ इंडिया की पॉपुलेशन, तो उसका 37% अगर लेबर फोर्स है, तो आप वो संख्या निकाल लें और वो जो नंबर आएगा उसका 4.2% अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को हमेशा हम लेबर फोर्स के टर्म्स में समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपको वही डेटा की बात करते हैं, 4.2% कहा गया, तो सवाल है कि आप इसको कैसे समझते हैं कि ये 4.2% अनएम्प्लॉयड ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के कुछ थ्रेशोल्ड हैं, कुछ बेसिस हैं। ठीक है, तो 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है? क्या वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे है, या वो सब्सिडियरी स्टेटस पे कैलकुलेट किया गया है, या करंट वीकली स्टेटस पे है, या करंट डेली स्टेटस पे है? यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने की ये 4 मेथड्स हैं। ठीक है, अब इनमें से किस मेथड का डेटा है? मेथड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का थ्रेशोल्ड हर मेथड में अलग है। ठीक है, तो इन्हीं सारी बारीकियों को हम समझेंगे इस लेक्चर में। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में NSSO, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ये मॉस्पी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को इन 4 तरीक़ों से मेज़र करती है। ठीक है, ये 4 तरीके हैं: यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, सब्सिडियरी स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस। तो इन चारों मेथड को हम डीपली समझेंगे कि इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, इनमें क्या थ्रेशोल्ड है और इनसे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर होता है। साथ ही साथ इंडिया में NSSO के अलावा लेबर ब्यूरो जो है वो भी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे करती है, और लेबर ब्यूरो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, तो लेबर ब्यूरो भी अपना एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे करता है। तो जो मोस्ट रिसेंट लेबर ब्यूरो का सर्वे है दैट इज 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, जो उन्होंने 2016-17 में किया था। वो तकरीबन 650 पेज की उनकी सर्वे डॉक्यूमेंट है, जिसको मैंने काफ़ी थॉरोली पढ़ा है। तकरीबन 300-350 पेज मैंने उसके पढ़े हैं वर्ड बाय वर्ड, और वो काफ़ी शानदार रिपोर्ट है। और अगर आपको भारत में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की पूरी रूपरेखा समझनी है कि अलग अलग स्टेटस के आधार पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, खास करके यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और सब्सिडियरी स्टेटस और इनके कंबाइंड स्टेटस, साथ ही साथ सेक्टर वाइज अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, कास्ट वाइज सिचुएशन क्या है, ठीक है, इनकम ब्रैकेट वाइज क्या है, डिफरेंट एज ग्रुप, अगर 15 ईयर्स से 59 ईयर्स को अलग अलग एज ग्रुप में ब्रेक कर दिया जाए तो उनमें क्या इसकी स्टेटस है, और फिर जो मेल फीमेल LFPR है, रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब इनमें जो डिफरेंसेस हैं, इनके जो डिफरेंट डेटा हैं, उनकी सारी एनालिसिस उस रिपोर्ट में है। तो और आपको वो नेट पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लेबर ब्यूरो ने जो 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे किया था वो 2016-17 में उन्होंने किया था, पर यह रिपोर्ट गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया। आई थिंक वो रिपोर्ट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा था बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हालांकि 2016-17 में क्योंकि 2016 में ही गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया था, तो बिकॉज ऑफ दैट डीमोनेटाइजेशन का अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था, जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट का लगभग 82-83% कंट्रीब्यूट करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं किया। और 2019 में जनरल इलेक्शन के बाद 2020 में इन दिसंबर 2020
वो रिपोर्ट रिलीज हुई, तो अब वो नेट पे अवेलेबल है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो तो ये सब तो बातें हो गई। तो हमने क्या समझा कि अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा लेबर फोर्स के रिलेशन में एक्सप्रेस होता है, और दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा इम्पॉर्टेंट है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किस मेथड से कैलकुलेट किया गया है, इन चार में से कौन सा मेथड एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए इन चारों मेथड्स को पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं। पहला है कि NSSO एस्टिमेट्स अनएम्प्लॉयमेंट बाय 4 मेथड्स। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इन 4 तरीकों से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेज़र करता है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूजुअल स्टेटस क्या होता है, और इस यूजुअल स्टेटस के अंतर्गत लेबर फोर्स के क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स की क्या डेफिनेशन है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स एज पर यूजुअल स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन है, दोज पीपल आर कंसिडर्ड इन लेबर फोर्स एज पर यूजुअल स्टेटस हु आर अवेलेबल फॉर वर्क फॉर मेजर पार्ट ऑफ द सर्वे ईयर। इसका मतलब ये है कि ये जो यूजुअल स्टेटस मेथड है, इस मेथड में वो लोग लेबर फोर्स का पार्ट होंगे जो सर्वे ईयर के मेजर टाइम पीरियड के लिए या मेजर टाइम पीरियड पे वर्क के लिए अवेलेबल हों। तो सर्वे ईयर 1 साल का होता है। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए सर्वे ईयर आपका 2021-22 है। ठीक है, या आप मोस्ट रिसेंट 22-23 रख लें, पर अभी 23 चल रहा है इसलिए हम 21-22 की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हर स्टेटस के तहत मैंने 2021-22 का डेटा दे रखा है एज पर NSSO का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है। ठीक है, तो अगर हम 2021-22 लें तो जनवरी से दिसंबर ये एक टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, तो 1 साल में हालांकि ये आई थिंक मेजरमेंट करते हैं जुलाई से जून तक का, पर हम इसको अभी ऐसे समझते हैं कि 1 साल में अगर 12 महीने हैं तो जो हमारा सर्वे ईयर है वो 12 महीने का होगा। मेजर पार्ट ऑफ द सर्वे ईयर का मतलब है कि मोर देन 6 मंथ। ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि साल भर में अगर 365 डेज हैं तो मोर देन 182 डेज। यानी यूजुअल स्टेटस के अंदर वो सभी लोग जो वर्किंग एज ग्रुप में हैं 15 ईयर्स एंड एबव, वो लोग लेबर फोर्स का पार्ट तब होंगे जब वो 6 महीने से ज़्यादा या 182 डेज से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए काम करने को लेकर अवेलेबल हों। यानी अगर कोई व्यक्ति 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 8.5 महीने, 7.5 महीने, 9 महीने, 10.5 महीने, 11 या 12 महीने, इतने समय के लिए काम करने को लेकर अवेलेबल है, जॉब करने के लिए अवेलेबल है, तभी वो लेबर फोर्स का पार्ट होगा अंडर यूजुअल स्टेटस। ठीक है, तो ये तो लेबर फोर्स की डेफिनेशन हुई एज पर यूजुअल स्टेटस। फिर मैंने यहाँ नीचे ये भी लिख रखा है कि देखिए लेबर फोर्स का क्या मीनिंग होता है। लेबर फोर्स का मतलब होता है टोटल वर्कर्स इन द इकोनॉमी प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। पर ये जो वर्कर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल की हम बात कर रहे हैं, ये वर्किंग एज ग्रुप में होने चाहिए, और वर्किंग एज ग्रुप 2 हो सकती है, 15 ईयर्स से 59 ईयर्स और 15 ईयर्स एंड एबव। ठीक है, ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है। अब अच्छा, वर्कर्स में 2 तरह के वर्कर्स होते हैं। पहला जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी जो अपने ओन अकाउंट बिजनेस में खुद के लिए पेड वर्क करते हैं, और दूसरे तरह के वर्कर होते हैं जो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी पेड वर्क, वेदर यू आर वर्किंग एज ए एम्प्लॉय टू सम एम्प्लॉयर या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्लस वो लोग जो कुछ स्किल रखते हैं और जॉब करना चाहते हैं और जॉब की तलाश में हैं, तो इनकी टोटल संख्या लेबर फोर्स बनती है। तो यूजुअल स्टेटस में
लेबर फोर्स की काउंटिंग में वही लोग आएंगे जो साल में 6 महीने से ज़्यादा वक्त या 182 डेज से ज़्यादा वक्त के लिए काम करने को लेकर अवेलेबल हों। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अब यूजुअल स्टेटस से पहले हमने ये लेबर फोर्स बनाया। अब हम समझेंगे कि इस यूजुअल स्टेटस के हिसाब से कौन से लोग एम्प्लॉयड माने जाएंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की अब यूजुअल स्टेटस में क्या थ्रेशोल्ड है, तो उसको हम नीचे देखते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑन यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस। ठीक है, तो यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे कौन से लोग एम्प्लॉयड माने जाएंगे, तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। दोज पीपल आर रिगार्डेड एज एम्प्लॉयड ऑन यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस who worked for major part of the time period for which they were available for work। ठीक है, यानी यूजुअल स्टेटस में ये ज़रूरी था कि आप सर्वे ईयर में, जो सर्वे ईयर है 1 साल का, उसमें 6 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए आप काम के लिए अवेलेबल हों। फिर दूसरा, यूजुअल स्टेटस में प्रिंसिपल बेसिस पे एम्प्लॉयड वो लोग माने जाएंगे जो सर्वे ईयर में मेजर पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड जिसके लिए वर्क के लिए अवेलेबल थे, उस टाइम पीरियड के मेजर पोर्शन पे वो उनको वर्क करना होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे एम्प्लॉयड होने के लिए पहले तो क्राइटेरिया है कि आप 6 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए काम को लेकर अवेलेबल हों। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मिनिमम अगर 6 महीने के लिए भी आप अवेलेबल हैं, तो कम से कम उसका 6 महीने का मेजर पार्ट क्या होगा, मोर देन 3 मंथ, यानी कम से कम 3 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए अगर आपने काम किया है तो आप यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे एम्प्लॉयड माने जाएंगे। और अगर उस 6 महीने में आपने सिर्फ 2.5 महीने काम किया तो यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे आप अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई 7 महीने के लिए अवेलेबल था और उसने 7 महीने में सिर्फ 3 महीने काम किया, तो 7 महीने का मेजर पार्ट क्या होगा, मोर देन 50%, यानी 3.5 महीना से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर कोई 7 महीने काम करने को लेके अवेलेबल था और अगर वो 3.5 महीना से ज़्यादा वक्त के लिए काम किया तो एम्प्लॉयड है, 3.5 महीने से कम काम किया है तो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, यानी अगर उसने सिर्फ 3 महीने काम किया तो वो यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पूरे साल में काम को लेकर अवेलेबल था, वो पूरे साल काम करना चाहता था और उसको उस पूरे साल में मात्र 5 महीने का काम मिलता है या 5 महीने वो पेड वर्क करता है, तो वो यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 महीने का मेजर पार्ट होता है 6 महीने। ठीक है, तो यूजुअल स्टेटस के तहत लेबर फोर्स के अंदर आने की क्राइटेरिया ये है कि आप 6 महीने या उससे ज़्यादा वक्त के लिए काम को लेके अवेलेबल हों। फिर एक बार आप इस तरह से यूजुअल स्टेटस में जब आप लेबर फोर्स का पार्ट बन जाते हैं, फिर आपके एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा सकती है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स। तो यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे आपको एम्प्लॉयड तब माना जाएगा जब आप 6 महीने से लेकर 12 महीने का जो टाइम पीरियड था जिसके लिए आप अवेलेबल थे, उसमें से जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप अवेलेबल थे उसका मेजर पार्ट आप पेड वर्क में होने चाहिए। ये बात और क्लियर होगी एज वी गो अहेड। ठीक है, और बाकी जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं अगर आपने उनको ध्यान दिया तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑन सब्सिडियरी बेसिस या एम्प्लॉयमेंट ऑन सब्सिडियरी स्टेटस या सब्सिडियरी बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। यानी यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे कौन लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, वो जो जितने समय के लिए काम के लिए अवेलेबल थे उसका मेजर पार्ट वो पेड वर्क में नहीं थे
इफ दे फेल टू डू मेजर पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड इन पेड वर्क देन दे आर अनएम्प्लॉयड ऑन यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस। अब सब्सिडियरी स्टेटस में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट थ्रेशोल्ड को समझते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है, दोज पीपल आर रिगार्डेड एज एम्प्लॉयड ऑन सब्सिडियरी बेसिस हु वर्कड फॉर एट लीस्ट 30 days ड्यूरिंग दिस सर्वे ईयर। ठीक है, यानी ये बहुत सिंपल है, यानी कि सब्सिडियरी स्टेटस पे वो सभी लोग एम्प्लॉयड माने जाएंगे जो सर्वे ईयर में कम से कम 30 days के लिए पेड वर्क किए हों। यानी जो सर्वे ईयर है वो 12 महीने का है, ठीक है, 365 days। तो अगर आपने एक महीने या एक महीने से ज़्यादा टाइम के लिए उस सर्वे ईयर में कभी भी अगर आपने एक महीने से ज़्यादा वक्त के लिए काम किया है तो आप सब्सिडियरी बेसिस या सब्सिडियरी स्टेटस पे एम्प्लॉयड माने जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि सब्सिडियरी स्टेटस पे फिर लेबर फोर्स क्या होगा। सब्सिडियरी स्टेटस पे लेबर फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी वो सभी लोग जो 30 days से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए काम करने को लेके अवेलेबल हैं। ठीक है, उनमें से जो लोग 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा वक्त के लिए अगर काम कर रहे हैं तो सब्सिडियरी स्टेटस पे एम्प्लॉयड माने जाएंगे। तो सवाल है कि पूरे साल भर में अगर कोई व्यक्ति मात्र 30 दिन भी काम कर रहा है या 30 दिन से ज़्यादा, एक महीना या एक महीने से ज़्यादा वक्त के लिए अगर काम कर रहा है तो मिनिमम थ्रेशोल्ड 1 महीना है। तो अगर कोई व्यक्ति 12 महीने में से 1 महीना भी काम कर रहा है तो एम्प्लॉयड माना जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या ये बहुत लीनियंट नहीं है? क्या ये बहुत लो क्राइटेरिया नहीं है? हाँ, ये लो क्राइटेरिया है, बिकॉज ये दोनों ही यूजुअल स्टेटस या सब्सिडियरी स्टेटस ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं या सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो कितना सीवियर है, ठीक है, उसकी वो कितना लॉन्ग टर्म है, कितना क्रॉनिक इन नेचर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि जो सब्सिडियरी स्टेटस है यहाँ क्राइटेरिया बहुत lenient है, ओनली 30 days ऑफ पेड वर्क इन द सर्वे ईयर। और यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में क्या था कि यू शुड हैव पेड वर्क फॉर मेजर पार्ट ऑफ द टाइम पीरियड फॉर विच यू आर अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, अब कुछ और बातें यहाँ समझते हैं सब्सिडियरी स्टेटस को लेकर। ओके, अब यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, वो ये कह रहा है, ऑल सच पीपल विल बी कंसिडर्ड आउटसाइड लेबर फोर्स एज पर यूजुअल स्टेटस, दीज पीपल विल बी ट्रीटेड एज अनएम्प्लॉयड ऑन यूजुअल प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो हमने सब्सिडियरी स्टेटस में ये हमने कहा कि वो सभी व्यक्ति जो सर्वे ईयर में 1 महीना या उससे ज़्यादा वक्त के लिए पेड वर्क किए हैं वो एम्प्लॉयड माने जाएंगे, पर ये लोग यूजुअल स्टेटस के अंदर अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे, बिकॉज यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स की डेफिनेशन ही बनती है कि आप 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वर्क के लिए अवेलेबल रहो, और आप 6 महीने से 12 महीने तक जितने भी टाइम आप अवेलेबल थे, जितने टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड का मोर देन 50% टाइम पीरियड आपके पास पेड वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्वे ईयर में 2 महीने काम करता है तो वो व्यक्ति यूजुअल स्टेटस में लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्वे ईयर में 2 महीने काम करने को लेके अवेलेबल है, तो 10 महीने क्यों अवेलेबल नहीं है? मे बी कि वो कॉलेज एजुकेशन कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो, अगर वो कोई ग्रेजुएशन या मास्टर प्रोग्राम में इन्वॉल्व है और अगर वो ग्रेजुएट या उनको अपनी मास्टर डिग्री मान लीजिए साल में सितंबर के मंथ में मिलती है, तो उस साल में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं उनके पास काम करने के लिए, बिकॉज सितंबर तक तो उनकी डिग्री ही बन के आई, यानी सितंबर तक तो वो एजुकेशन में इन्वॉल्व थे, या मे बी कि अगस्त तक थे एंड ही वॉज वेटेड फॉर हिज डिग्री फॉर लाइक 1 मंथ। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सितंबर में ग्रेजुएट होता है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो काम कर सकता है, और ग्रेजुएट होते हैं उसको काम मिल जाता है और वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने काम करता है।
अब व्यक्ति तो 3 महीने काम किया, ये एम्प्लॉयड माना जाएगा, लेकिन ये एम्प्लॉयड होगा सब्सिडियरी स्टेटस के अंदर, और ये लेबर फोर्स का भी पार्ट होगा सब्सिडियरी स्टेटस के अंदर। पर यही व्यक्ति जो 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर काम कर रहा है, ये यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 6 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए काम करने को लेके अवेलेबल था, तो वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ। तो यही व्यक्ति यूजुअल स्टेटस में लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगा। और अगर ये लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है यूजुअल स्टेटस में, तो प्रिंसिपल बेसिस पे एम्प्लॉयड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे एम्प्लॉयड होने का सवाल तब पैदा होगा जब पहली बार यूजुअल स्टेटस में आप लेबर फोर्स होने क्राइटेरिया फुलफिल करो, और फिर जितने टाइम पीरियड के लिए आप अवेलेबल थे उसका मोर देन 50% टाइम पीरियड आपके पास पेड वर्क होना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर अगस्त के महीने में ग्रेजुएट होता है और सितंबर से नौकरी करता है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने नौकरी करेगा। 4 महीना भी यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगा, तो यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस वो एम्प्लॉयड नहीं होगा। पर वो व्यक्ति सब्सिडियरी स्टेटस में लेबर फोर्स का पार्ट भी होगा और सब्सिडियरी स्टेटस में वो एम्प्लॉयड भी होगा, क्योंकि उसने 4 महीने काम किए हैं। और थ्रेशोल्ड क्या है सब्सिडियरी स्टेटस में, कि आप 1 महीने भी काम किए हो तो आप एम्प्लॉयड माने जाओगे। और अगर कोई व्यक्ति सर्वे ईयर में 1 महीने से कम पीरियड के लिए काम किया हो, मान लीजिए 25 दिन काम किया है, तो वो अनएम्प्लॉयड होगा सब्सिडियरी स्टेटस पे। वो व्यक्ति यूजुअल स्टेटस पे तो लेबर फोर्स का ही पार्ट नहीं था, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात ही नहीं करेंगे। पर सब्सिडियरी स्टेटस में भी वो ना तो लेबर फोर्स का पार्ट होगा, ना ही वो एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, यानी वो सब्सिडियरी स्टेटस पे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, नो सॉरी, सब्सिडियरी स्टेटस में वो लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ओके, यहाँ पे करेक्शन करते हैं। कोई व्यक्ति जिसने 25 दिन काम किया है, वो सब्सिडियरी स्टेटस पे लेबर फोर्स का पार्ट होगा, क्योंकि जब तक आप लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगे तब तक से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात नहीं कर सकते, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स। तो अगर कोई व्यक्ति 20 दिन 25 दिन 28 दिन काम किया है, तो वो सब्सिडियरी स्टेटस पे लेबर फोर्स का पार्ट होगा, पर वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा सब्सिडियरी बेसिस पे। क्यों? क्योंकि वो 1 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए पेड वर्क में था। आई थिंक अब आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो सब्सिडियरी स्टेटस पे लेबर फोर्स में आने के लिए आप 12 महीना में से जितने भी टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल हैं वो सब्सिडियरी स्टेटस में आ जाएगा। और अगर आप 1 महीने से कम वक्त के लिए काम करते हैं तो आप अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे सब्सिडियरी स्टेटस पे। पर यूजुअल स्टेटस में लेबर फोर्स की डेफिनेशन याद रखिएगा, और फिर यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे एम्प्लॉयमेंट का थ्रेशोल्ड याद रखिएगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस या यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे जो वो थ्रेशोल्ड नहीं पूरा कर पाएंगे, वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। और सब्सिडियरी स्टेटस पे कौन लोग अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे? जो 1 महीने से कम वक्त के लिए पेड वर्क में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैंने 4 सिनेरियोज लिखा है कि भाई ये 4 तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, इकॉनमी में देखने को मिल सकता है। पहला है वर्कड फॉर 12 मंथ, ठीक है, और फुली एम्प्लॉयड। कोई व्यक्ति सर्वे ईयर 12 महीने का होता है, भाई सर्वे ईयर 1 साल यानी 12 महीने। अगर कोई व्यक्ति 12 महीने अगर पेड वर्क किया है तो उसे हम फुली एम्प्लॉयड कहते हैं। दूसरा केस हो सकता है, और ये व्यक्ति जो 12 महीने काम किया ये फुली एम्प्लॉयड होगा यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे, ठीक है, और ये यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स का भी पार्ट होगा। और अगर कोई व्यक्ति, दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो सकता है वर्कड फॉर 6 to 11 मंथ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सर्वे ईयर में 6 महीने से लेके 11 महीने तक काम किया है, कोई 6 महीने 6.5 7 से लेके ऐसे 11 महीने तक, तो ये लोग भी एम्प्लॉयड माने जाएंगे, पर ये यूजुअल स्टेटस में पार्सली एम्प्लॉयड माने जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए वर्क को लेके अवेलेबल हैं, तो लेबर फोर्स का पार्ट है अंदर यूजुअल स्टेटस, और ये यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस या बेसिस पे एम्प्लॉयड माने जाएंगे बिकॉज 6 से 11 महीने उन्होंने काम किया है।
तो ये यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे पार्सली एम्प्लॉयड माने जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी हो सकती है वर्कड फॉर 1 to 5 मंथ। अगर कोई व्यक्ति 1 से 5 महीने के लिए काम किया है तो ये पार्सली एम्प्लॉयड होगा। यहाँ भी व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर मिक्स हो सकता है। 1 से 5 महीने अगर कोई पेड वर्क में है तो यहाँ पे यूजुअल स्टेटस या सब्सिडियरी स्टेटस दोनों मिक्स हो सकते हैं। बिकॉज कैसे, देखिए अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 7 महीने के लिए वर्क को लेके अवेलेबल था तो यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स का पार्ट है, और अगर उसने 3.5 महीने काम किया है तो वो 3.5 महीने या उससे अधिक समय के लिए काम किया है तो वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे एम्प्लॉयड माना जाएगा, और 1 to 5 मंथ उसी के अंदर आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ 7 महीने के लिए अवेलेबल था और 3 महीने काम किया या 1 महीने, तो वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा। चौथा हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूरे साल में काम ही ना पाए, ठीक है। हालांकि इससे भी अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी नीचे आपको समझाऊंगा, तो इसको बस आप एक तरह का सिचुएशन समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है डेफिनेशन कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंटू 100 अपॉन लेबर फोर्स। यानी जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे तो हमेशा लेबर फोर्स के रिलेशन में बात करेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन के रिलेशन में बात नहीं करेंगे। और जब भी हम लेबर फोर्स की बात करते हैं तो वो हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, पर वहाँ भी ध्यान देने वाली बात है वर्किंग एज ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उस केस में हम उसको लिखते हैं LFPR, दैट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि हमारे जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट हैं। तो LFPR क्या होता है, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। तो लेबर फोर्स पॉपुलेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, वो भी वर्किंग एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमेशा लेबर फोर्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस होगा। चलिए अब डेटा की बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें, हमने 2 स्टेटस पढ़ लिया कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के हिसाब से कौन से लोग एम्प्लॉयड होंगे, मैंने क्राइटेरिया बताया। तो जो लोग यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस से, अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको बता दिया, तो जो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे वो अनएम्प्लॉयड होंगे। यानी हमने ये समझ लिया कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और यूजुअल सब्सिडियरी स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें कि यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, यानी हम यहाँ पे पहले तो समझिए कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस की जब हम बात करते हैं यूपीएस की, तो वहाँ सिर्फ हम यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर रहे हैं। और दूसरा है कि यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, इसको यूपीएसएस या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडियरी स्टेटस। तो यहाँ पर क्या है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं, जो लोग प्रिंसिपल बेसिस पे अनएम्प्लॉयड है, साथ ही साथ वो सभी लोग जो सब्सिडियरी बेसिस पे अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। यानी यहाँ मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडियरी स्टेटस। तो डेटा देखते हैं। अच्छा, अब देखिए जो लेबर फोर्स सर्वे, मतलब इंडिया में जो भी नेशनल सर्वे है लेबर फोर्स को लेकर, या आप उसको कह लीजिए कि इंडिया में जो भी नेशनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, ठीक है, उसको NSSO और लेबर ब्यूरो इसके लिए डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, इसका एस्टिमेशन करते हैं। NSSO 2011-12 तक जो लेबर फोर्स को लेकर सर्वे करते थे वो 5 साल पे करते थे, ठीक है। और 2017 से NSSO ने एनुअल सर्वे करना शुरू कर दिया। तो 2017 से जो NSSO सर्वे करता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। और 2017 से पहले जो इनका लास्ट लार्ज सर्वे था वो था 2011-12 का, ठीक है। उसको हम 68th राउंड नेशनल सैंपल सर्वे भी कहते हैं।
और इसी 68th राउंड जो नेशनल सैंपल सर्वे था, इसमें एनएसएसओ ने 2 कैटेगरी के डेटा कलेक्ट किया था। पहला था कि हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा, और दूसरा एनुअल नेशनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ठीक है, तो ये था एनएसएसओ का 68th राउंड सर्वे। और उसके बाद से लेबर फोर्स को लेके एनएसएसओ 2017 से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और लेबर ब्यूरो भी एनुअल सर्वे करता है, उसको बोलते हैं एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, और इनका जो लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है लेबर ब्यूरो का, वो है 6th एनुअल, यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है 6th एनुअल, ओके, 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2016-17, ये वाली बात। और ये एनएसएसओ का 68th राउंड सर्वे है। अब देखिए एनएसएसओ के 2011-12 के सर्वे के हिसाब से यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस से जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आई वो कितना है, 2.7%। ठीक है, और अगर हम बात कर लें एनएसएसओ ने जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया है 2017 से कर रहे हैं, पर लेटेस्ट सर्वे क्या होगा 2021-22 वाला। तो मैंने एनएसएसओ का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 का यहाँ डेटा लिखा है। तो 2021-22 में एनएसएसओ ने यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसको कैलकुलेट नहीं किया, इन्होंने किया यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। ठीक है, और उसके तहत जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई वो कितना आई, 4.1%। ओके, लेट मी सेलेक्ट ब्लैक पेन, दैट विल बी मोर गुड। ठीक है, तो ये आई 4.1%, ये टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसमें से जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.3% है, रूरल 3.3% है। अब ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल से ज़्यादा क्यों है, इसकी एनालिसिस हम अगले लेक्चर में करेंगे, बिकॉज हमें इसमें माइग्रेशन और भी बहुत सारे एस्पेक्ट लेने पड़ेंगे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो नेचर डिफरेंट है रूरल अर्बन में, और जो एग्रीकल्चर में ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इम्पैक्ट होता है, तो हमें काफ़ी डीपली इसको एनालाइज करना होगा। तो यहाँ डेटा पे बात करते हैं। ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में है कितना। तो 2021-22 ये मोस्ट रिसेंट डेटा है। तो भारत में बेरोजगारी एज पर यूपीएसएस, और यहाँ थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, चूँकि सब्सिडियरी स्टेटस इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि भारत में ऐसे लेबर फोर्स, यानी जो भी हमारा लेबर फोर्स है उसका 4.1% जो है वो बेरोज़गार है। और इस बेरोज़गार का थ्रेशोल्ड क्या है कि ये वो लोग हैं जिनके पास 1 महीने का भी पेड वर्क नहीं था। ठीक है, अगर वो सारे लोग जिन्होंने 1 महीने का भी पेड वर्क नहीं किया है उनका लेबर फोर्स में संख्या 4.1% है। अर्बन में वो 6.3% है, रूरल में 3.3% है। यानी सोचिए कि जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और अगर आपको किसी ने डेटा दिया 4.2%, तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये वो लोग हैं जिनको पास साल भर काम नहीं था। नहीं, ये 4.1% लोग वो हैं जिनके पास कम से कम 1 महीने का काम नहीं था। अगर आप इसमें ये देखें कि वो सारे लोग जिनके पास 6 महीने का काम नहीं था, तो ये डेटा चला जाएगा 9-10% पे। और अगर साल भर जिनके पास काम नहीं है तब तो डेटा 15-16% पे चला जाएगा या मोर देन दैट। तो ये जो 4.2% है ना, ये बहुत लो थ्रेशोल्ड पे है। यानी ये वो लोग हैं लेबर फोर्स में तकरीबन 4.1% जिनके पास 1 महीने का भी काम नहीं था पूरे साल में। और अगर लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट की बात करें तो उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट 2016-17। ठीक है, और इसके तहत भारत में इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेज़र किया था यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे। ठीक है, मैं यूपीएस वाला डेटा दे रहा हूँ कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तकरीबन 5.5%, यानी 5.4%, जिसमें से रूरल है 5.2, अर्बन है 6.1। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जब भी आप यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा।
सब्सिडियरी स्टेटस से। क्यों? यहाँ देख लीजिए 2011-12 के सर्वे के हिसाब से यूपीएस स्टेटस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2.7% और सब्सिडियरी स्टेटस में 2.2%। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत lenient है, 1 महीने या उससे अधिक के लिए काम है तो आप बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि आप 6 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए जो अवेलेबल है उसमें मेजर टाइम आपके पास काम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमेशा यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आती है वो यूपीएसएस यानी यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस, ये जो कंबाइंड स्टेटस बन रहा है, इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट से यूपीएस स्टेटस हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई डेटा को लेके, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी आप इसे पॉज करके अपने सहूलियत के हिसाब से उसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस चार्ट की। मैंने बोला था ना कि ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें जब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगा, और वो एग्ज़ाम्पल ये है। तो इस एग्ज़ाम्पल की ख़ास बात क्या है, यहाँ पर हमने एक साल का एक तरह से कह लीजिए कि रेफरेंस रखा कि मंथ्स अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, यानी देश में जो भी लोग लेबर फोर्स का पार्ट है, मतलब जो लोग हैं, ठीक है, वो साल भर में पहले तो हमने ये देखा है कि वो कितने महीने काम के लिए अवेलेबल हैं। तो जो लोग 12 महीने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, और कुछ लोग 12 महीने के लिए अवेलेबल होंगे, यानी पूरे साल काम के लिए अवेलेबल होंगे। कुछ लोग साल में 11 महीने के लिए अवेलेबल होंगे, कुछ लोग साल में 10 महीने के लिए अवेलेबल होंगे, कुछ लोग 9 महीने, कुछ 8, और कुछ लोग जो अभी जून अगस्त में ग्रेजुएट हो रहे होंगे वो लोग 5-6 महीने या 4-3 महीने इतने समय के लिए वर्क को लेके अवेलेबल होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी लोग हैं वो 12 महीने से लेकर, ठीक है, 12 महीने 10, ठीक है, 10.5, 9, 8.5, 7, 6.5, 5, 4, 3, 2, 1 इतने महीनों के लिए अगर वो काम को लेके अवेलेबल हैं। अब ये तो हो गई अवेलेबिलिटी फॉर वर्क। दूसरा हो गया कि वो जितने समय के लिए अवेलेबल थे उसमें से कितने महीनों के लिए उन्होंने काम किया है, और फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हम देखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 12 महीने काम के लिए अवेलेबल है सर्वे ईयर में, जो सर्वे ईयर है उस साल के 12 महीने में अगर कोई काम को लेके अवेलेबल है तो वो यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो 12 महीने काम को लेके अवेलेबल है, और थ्रेशोल्ड था कि 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, तो यहाँ तो वो 12 महीने के लिए है। और इस 12 महीने में से अगर उसने 10 महीने काम किया है, यानी ऑब्वियसली मेजर पार्ट, 12 महीने का मेजर पार्ट होता है मोर देन 6 मंथ, यहाँ तो व्यक्ति ने 10 महीने पेड वर्क किया है, तो ये एम्प्लॉयड माना, तो ये यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, यूपीएस स्टेटस के अंदर ये व्यक्ति एम्प्लॉयड माना जाएगा। वो सारे लोग जो 11 महीने काम को लेके अवेलेबल थे और उन्होंने 11 महीने काम किया, वो भी यूपीएस के अंदर एम्प्लॉयड माने जाएंगे। वो लोग जो 10 महीने काम करने को अवेलेबल थे, अगर उन्होंने 10 में से 8 महीने काम किया है, वो भी यूपीएस के अंदर एम्प्लॉयड माने जाएंगे। ठीक है, और समझिएगा यूपीएस बड़ा क्राइटेरिया है, इसके नीचे बहुत नीचे क्राइटेरिया सब्सिडियरी स्टेटस का है। तो जब तक से यूपीएस फुलफिल हो रहा है सब्सिडियरी की हम बात ही नहीं करेंगे। जो लोग 9 महीने काम के लिए अवेलेबल थे, अगर 9 महीने जो लोग काम को लेके अवेलेबल थे, उस 9 महीने की अवेलेबिलिटी में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 9 महीने काम को लेकर अवेलेबल था और उसने सिर्फ 3 महीने का पेड वर्क किया है। ठीक है, तो पहली बात तो 9 महीने अगर वो काम को लेके अवेलेबल था तो वो यूजुअल स्टेटस में लेबर फोर्स का पार्ट था, लेकिन वो यूजुअल स्टेटस में एम्प्लॉयड तब माना जाता जब वो 4.5 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए काम करता, पर उसने पेड वर्क तो मात्र 3 महीने का किया है। तो ऐसा व्यक्ति या वो सारे व्यक्ति अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंदर, ध्यान रखिएगा। पर ये व्यक्ति एम्प्लॉयड माना जाएगा सब्सिडियरी स्टेटस में। कोई भी व्यक्ति जो 1 महीने से ज़्यादा के लिए काम किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब्सिडियरी स्टेटस में एम्प्लॉयड माना जाएगा, पर यह व्यक्ति यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में अनएम्प्लॉयड होगा।
कोई व्यक्ति अगर 8 महीने के लिए अवेलेबल था, उसने 5 महीने काम किया, नो डाउट यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में एम्प्लॉयड होगा। ठीक है। कोई व्यक्ति 7 महीने काम को लेकर अवेलेबल था, यानी कि उसने 6 महीने से अधिक के लिए अवेलेबिलिटी है, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट है अंडर यूजुअल स्टेटस, पर उसने काम सिर्फ 2 महीने किया। ठीक है। यानी करना तो चाहिए था 3.5 महीने से ज़्यादा, पर अगर सिर्फ 2 महीने काम किया है तो वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अंदर अनएम्प्लॉयड माना जाएगा, पर यह व्यक्ति सब्सिडियरी स्टेटस में एम्प्लॉयड होगा। अगर कोई 6 महीने के लिए अवेलेबल है और 4 महीने काम किया है, तो नो डाउट यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के हिसाब से ये व्यक्ति एम्प्लॉयड होगा। और अगर 6 महीने से कम वक्त के लिए आप अवेलेबल हैं, तो अब यूजुअल स्टेटस की बात हम नहीं करेंगे, वो सारा सब्सिडियरी स्टेटस के अंदर आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 6 महीने मिनिमम क्राइटेरिया था यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स का पार्ट बनने के लिए। तो 5 महीने आप अवेलेबल थे, उसमें से 1 महीना आपने काम किया, तो आप सब्सिडियरी स्टेटस पे एम्प्लॉयड माने जाएंगे। 4 महीने के लिए आप अवेलेबल थे, 2 महीने काम किए, तो भी एसएस मतलब सब्सिडियरी स्टेटस पे एम्प्लॉयड माने जाएंगे। और अगर आप 3 महीने के लिए अवेलेबल थे और मात्र 25 दिन का पेड वर्क किए, तो आप सब्सिडियरी स्टेटस पे अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे, यानी अब आप बेरोजगार माने जाएंगे। यहाँ और एग्जांपल ले लीजिए, कोई 1 महीने के लिए अवेलेबल था और पूरा 1 महीने काम था, वो भी सब्सिडियरी स्टेटस पे एम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक अब क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा कि यूजुअल स्टेटस के अंदर लेबर फोर्स का डेफिनेशन क्या है, यूजुअल प्रिंसिपल बेसिस या स्टेटस पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, सब्सिडियरी स्टेटस पे एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, और सब्सिडियरी स्टेटस के हिसाब से जो 1 महीने का भी पेड वर्क नहीं किए हैं साल भर में, वो लोग बेरोजगार हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सब्सिडियरी स्टेटस है, ठीक है, या जब भी हम यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस की बात करते हैं, तो हम सब्सिडियरी स्टेटस को इंक्लूड कर लिया, नहीं अब हम मिनिमम थ्रेशोल्ड को भी इंक्लूड करके बात कर रहे हैं कि दिस एंड दिस। ठीक है। तो जब एंड आता है तो वो मिनिमम थ्रेशोल्ड इंक्लूड हो जाती है। उस केस में हम कह सकते हैं कि जो यूपीएसएस है, ये मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन या क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन मेजर करता है। तीसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने का तरीका होता है, वो होता है करेंट वीकली स्टेटस। ओके, आई थिंक थोड़ा हमें रेस्ट लेना चाहिए, मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ। ओके, लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक। मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि मेरा माउस ठीक नहीं चल रहा है और लैपटॉप भी थोड़ा इसकी सिचुएशन ठीक नहीं है। ओके, चलिए। ओके, तो तीसरा टाइप क्या है, करेंट वीकली स्टेटस। ठीक है। अब करेंट वीकली स्टेटस क्या कहता है, इसमें होता है, अच्छा, अभी तक यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और जो हमारा सब्सिडियरी स्टेटस था, या यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, इन सब में जो हमारा रेफरेंस पीरियड था वो 1 साल का था, यानी हम सर्वे ईयर की बात कर रहे थे। जब हम CWS की बात करते हैं, करेंट वीकली स्टेटस, तो यहाँ हम रेफरेंस पीरियड 1 वीक का रखते हैं, यानी हम सर्वे वीक की बात करते हैं, यानी 1 सप्ताह के बेसिस पे 1 सप्ताह के टाइम पीरियड में हम अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अंडर CWS दोज पीपल आर रिगार्डेड एज एम्प्लॉयड हु वर्कड फॉर एट लीस्ट 1 आवर ऑन एनी डे ऑफ द सर्वे वीक। यानी कि करेंट वीकली स्टेटस के अंदर वो लोग एम्प्लॉयड माने जाएंगे जो सर्वे वीक में किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे का भी पेड वर्क किए हों। यानी सर्वे वीक 7 दिन का होता है, उस 7 दिन में से किसी भी दिन अगर आपने कम से कम 1 घंटे का काम किया है, ठीक है, तो आप एम्प्लॉयड माने जाएंगे। ठीक है। यानी अगर किसी ने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या पूरे 7 दिन उसके पास 1 घंटे से ज़्यादा काम था या 4 घंटे, तो वो सब एम्प्लॉयड माने जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति उन 7 दिन में से किसी भी दिन
मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मंडे टू संडे में सिर्फ वेडनेसडे को पेड वर्क किया, वो भी 1 घंटे का, वो भी CWS में एम्प्लॉयड माना जाएगा। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सर्वे वीक में मंडे को हाफ आवर काम किया है यानी 30 मिनट, और मान लीजिए वेडनेसडे को भी हाफ आवर काम किया है, वो अनएम्प्लॉयड होगा। यानी ऐसा नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स की बात नहीं है, उस सर्वे वीक में किसी भी दिन आप 1 घंटे से ज़्यादा का काम हाफ आवर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सो ऑन एनी डे यू शुड वर्क फॉर एटलीस्ट 1 आवर और मोर देन दैट। चलिए इसके हिसाब से तो ये भी क्या है कि यहाँ पे रेफरेंस पीरियड छोटा है, ठीक है, दैट इज अ सर्वे वीक। हम 1 सप्ताह के बेसिस पे इसको मेजर कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हमने थ्रेशोल्ड किसी भी दिन 1 घंटे रखा है तो ये भी मोस्ट सीवियर सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है या क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करता है। तो अब यहाँ बात करते हैं डेटा की। तो देखिए NSSO का 2011-12 के सर्वे के हिसाब से ये CWS यानी इस बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 3.7%। यानी हमारे लेबर फोर्स जो 2011-12 के हिसाब से जो लेबर फोर्स था दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 39.5%, उसका तकरीबन 3.7% या तकरीबन 4% ऐसे लोग हैं जो सर्वे वीक में किसी भी दिन 1 घंटे का भी काम नहीं पाए। सोचिए कितनी क्रॉनिक सिचुएशन है ये। और अगर हम NSSO के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 जो मोस्ट रिसेंट इनका डेटा है उसके हिसाब से बात करें तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.6% है। सोचिए कितना ज़्यादा है। 2011-12 में 3.7% था और आज की डेट में ये 6.6% है। यानी हमारा जो लेबर फोर्स है आज की डेट, अगर 2017-18 के हिसाब से जो लेबर फोर्स है वो तकरीबन 37% है और उसका तकरीबन 6.6% या इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं राउंड ऑफ करूं 7% कह दूं तो हमारे लेबर फोर्स का 7% वो संख्या है जो सर्वे वीक में 1 घंटे का भी काम किसी दिन नहीं पाया। सोचिए कितना क्रॉनिक सिचुएशन है। और अगर हम इस कंबाइंड को ब्रेक करें रूरल अर्बन में तो अर्बन इंडिया में जो CWS से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.3% है और रूरल में 6% है। अब ये अर्बन में ज़्यादा क्यों है इसको अगले लेक्चर में एनालाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा हमें ज़्यादा बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना होगा। और अगले लेक्चर्स में मैं मेल फीमेल LFPR सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रूरल अर्बन में जो अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंस है, इन सब का बड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ डेटा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये याद रखिएगा कि करंट वीकली स्टेटस भी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करता है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं करंट डेली स्टेटस की बात कर लेते हैं। ये चौथा तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेज़र करने का और ये वो तरीका है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हॉलिस्टिक लेवल पे मेज़र करता है। कैसे वो आपको पता चलेगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब हम करंट डेली स्टेटस CDS की बात करते हैं तो CDS में क्या होता है, CDS measures unemployment rate by taking into account the activities status of labor force for each day of the survey week। एक बात क्या है यहाँ पे कि CDS के अंदर भी जो हमारा रेफरेंस पीरियड है वो 7 दिन का है, 7 डेज़ का है, ठीक है। तो सर्वे वीक या 7 दिन की हम बात कर रहे हैं, पर उस 7 दिन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम मेज़र कर रहे हैं उसको हम व्यक्ति के वर्किंग आवर्स के स्टेटस पे कर रहे हैं। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम मेज़र कर रहे हैं इन द टर्म्स की उस सर्वे वीक में व्यक्ति हर दिन कितना घंटे काम किया है, उसके एक्टिविटी स्टेटस को ध्यान में रख के हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र कर रहे हैं। ये पहली बार है जब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा रेफरेंस पीरियड या सर्वे वीक 7 दिन का है उसमें हर दिन व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया है तो उसके एक्टिविटी स्टेटस या वर्किंग आवर्स को अकाउंट में लेके बेरोज़गारी को हम मेज़र कर रहे हैं। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच हो गया,
ठीक है। अब ये बेरोजगारी को मेज़र कैसे करता है, टेकिंग इनटू अकाउंट द वर्किंग आवर्स या एक्टिविटी स्टेटस, उसको नीचे समझते हैं। तो देखिए ये कैसे काम करता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे, इट मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन टर्म्स ऑफ मैन डेज या पर्सन डेज, ठीक है। तो CDS जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेज़र करता है इन टर्म्स ऑफ मैन डेज या पर्सन डेज। अब ये कैसे करता है वो यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो CDS में हम एक्टिविटी स्टेटस यानी वर्किंग आवर्स को ध्यान में रखकर उनको अकाउंट में लेके बेरोजगारी मेजर कर रहे हैं। तो अब उसके लिए हमें कुछ थ्रेशोल्ड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो थ्रेशोल्ड क्या है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे से कम काम करता है किसी भी दिन, यानी मंडे टू संडे, अगर वो 7 दिन काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संडे तो हॉलीडे होता है। देखिए संडे हॉलीडे होता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेट में हो यानी प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। कई बार इनफॉर्मल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी जो थोड़े ठीक ठाक तरह के नौकरी हैं वहाँ भी संडे ऑफ होती है। पर बहुत सारे देखिए एम्प्लॉयमेंट या जब हम वर्क की बात करते हैं तो उसमें डेली वेज वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर्स, मैनुअल वर्कर्स सब आते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनका कोई संडे नहीं होता है। एग्रीकल्चर वर्कर्स मंडे टू संडे काम करते हैं, ठीक है। तो डेली वेज वर्कर्स जो हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, यूजुअली इनका कोई संडे नहीं होता है। तो ये 7 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो उस आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति, तो मैं इनको भी जब अकाउंट में लेता हूँ तो मेरा बन जाता है 7 दिन। और जब भी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों को लेंगे जो मंडे टू फ्राइडे वाले हैं, उनका सैटरडे संडे का हम उनको लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे उनका ऑफ है, ठीक है। तो उस दिन काम में पार्टिसिपेट करने ना करने की बात ही नहीं आती है, ठीक है। पर हम यहाँ समझ रहे हैं उन सब को अकाउंट में लेके जो मंडे टू संडे काम करते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड समझिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी दिन 1 घंटे से कम काम करता है यानी वर्कड लेस देन 1 आवर इन एनी डे, तो उसको हम बोलते हैं जीरो मैन डे। अगर किसी व्यक्ति ने मंडे से लेके संडे इन 7 दिनों में किसी भी दिन 1 घंटे से कम का पेड वर्क किया है तो उसको अनएम्प्लॉयड या जीरो मैन डे कहते हैं। अगर वो व्यक्ति किसी भी दिन 1 घंटे से 4 घंटे का काम करता है, 4 घंटे से कम, यहाँ पे 1 to 4 आवर ओपन ब्रैकेट के साथ, कि 1 घंटा से 4 घंटे का काम करता है तो वो हाफ मैन डे कहलाता है। 4 घंटे से कम वाली बात करो, यानी 3.99 आवर्स आप रख लीजिए। तो 1 घंटे से 4 घंटे तक का काम करता है तो वो हाफ मैन डे या हाफ डे वर्क कह लीजिए इसको। और अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे काम करता है तो उसको फुल मैन डे या 1 मैन डे कहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे से कम काम किया, यानी मान लीजिए उसने 40 मिनट्स पेड वर्क किया किसी दिन, तो वो उस दिन बेरोजगार, उसकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बेरोजगारी हो गया, अनएम्प्लॉयड, या उसको हम जो वैल्यू देंगे वो जीरो मैन डे देंगे। अगर कोई 3 घंटे या 3.5 घंटे काम किया है तो उसको हम हाफ मैन डे देंगे। और अगर किसी ने 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे ये ऐसे काम किया है तो हम उसको फुल मैन डे या उसको हम 1 मैन डे की वैल्यू देंगे। अब इसका एग्जांपल एक समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा करेंट डेली स्टेटस में रेफरेंस पीरियड 7 दिन का है, तो मैंने 7 दिन लिख लिए, डे 1 से डे 7 तक। आप इसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे रख लें। अब मैंने एक व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि वो मंडे टू सैटरडे यानी इन 7 दिनों में कितने घंटे काम किया। तो पहले दिन यानी अगर मंडे की बात करें तो उसने 3 घंटे काम किया है, दूसरे दिन ट्यूसडे को उसने 4 घंटे काम किया, तीसरे दिन 7 घंटे, चौथे दिन 5 घंटे, पाँचवें दिन 2 घंटे, छठे दिन 8 घंटे और 7वें दिन उसने काम नहीं किया, मतलब 0 घंटे, वो काम पे गया ही नहीं, पर काम था पर उसने किया नहीं। तो अब इनको मैंडेज कैसे मिलेंगे? अगर उसने 3 घंटे काम किया है तो ये 4 घंटे से कम है, यानी हाफ मैंडे मिलेगा मंडे के लिए।
ट्यूसडे को उसने 4 घंटे काम किया, तो 4 घंटा क्या है, फुल मैंडे, यानी 4 घंटे या उससे ज़्यादा फुल मैंडे यानी 1 हो जाएगा। वेडनेसडे को उसने 7 घंटे काम किया यानी फुल मैंडे यानी 1 मैंडे। और थर्सडे को उसने 5 घंटे काम किया, अगेन 1 मैंडे। उसने फ्राइडे को 2 घंटे काम किया, लेस देन 4 आवर, तो हाफ मैंडे। सैटरडे को उसने 8 घंटे काम किए तो फुल मैंडे 1। और संडे को वो काम पे नहीं गया, ठीक है, उसने काम नहीं किया, तो उसको हम बोलेंगे संडे को वो अनएम्प्लॉयड या उसको हम 0 मैंडे देंगे। तो टोटल उसने कितना काम किया, तो 1 + 1 2 3 4 4.5 5, यानी टोटल अगर वो 7 दिन 4 घंटे से ज़्यादा काम करता तो टोटल कितने आते हैं। अगर वो इस पूरे सर्वे वीक में 7 दिन 4 घंटे से अधिक काम करता तो टोटल मैन डेज विल बी 7 मैन डेज, ठीक है। अगर 7 दिन कोई 4 घंटे से अधिक काम करे या फुल मैन डे या फुली एम्प्लॉयड हो तो वो टोटल वैल्यू 7 मैन डे आएगी। यहाँ पे ये व्यक्ति का जो भी वर्किंग स्टेटस है उसको हमने जब देखा तो हमने कहा कि इसने 5 मैन डे वर्क किया है, तो इसका अनएम्प्लॉयड मैन डे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों अनएम्प्लॉयड मैन डे, क्योंकि देखिए एक तो संडे को ये बेरोजगार था तो ये एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से 0 मैन डे है, पर जब अनएम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये 1 मैन डे अनएम्प्लॉयड था, प्लस हाफ, तो यहाँ पे भी आधा मैन डे यानी आधा दिन के लिए अनएम्प्लॉयड था। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट मैन डे उसका 5 है और अनएम्प्लॉयड मैन डे 2 है। या आप इसको ऐसे भी कह लें कि किसी भी व्यक्ति अगर वो 4 घंटे से ज़्यादा का काम हर रोज़ करता है, इस हिसाब से 7 दिन के लिए 7 मैन डे बनता है। और अगर हम उसका हर दिन का एक्टिविटी स्टेटस नोट करके उसको मैन डेज असाइन करें एज पर आर थ्रेशोल्ड रूल, और जो उसकी वर्किंग मैन डेज आती है उस वर्किंग मैन डेज को आप 7 मैन डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल अनएम्प्लॉयड मैन डेज आपको मिल जाएंगे। तो अगर उसकी वर्किंग जो उसने काम किया है वो 5 मैन डे हैं तो अनएम्प्लॉयड मैन डेज विल बी 2। अब देखिए इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन डेज, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन डेज कितना है, 2, टोटल मैन डेज 7 है इंटू 100। ये तो एक व्यक्ति की बात हो गई, पर ऐसे नहीं होता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मान लीजिए कि NSSO ने, ठीक है, ये NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, अगर मान लीजिए इन्होंने सैंपल साइज रखा है 1.5 लाख का, ठीक है, ये 1.5 लाख लोगों को सर्वे कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैंडेज कितना हो जाएगा, 7 मैंडेज एक व्यक्ति के लिए फुली अगर देखा जाए तो 7 मैंडेज, तो 1.5 लाख लोगों के लिए 7 इंटू 1.5 लाख, तो ये टोटल मैंडेज हो जाएंगे 7 इंटू टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज। और हर व्यक्ति का अगर हम अनएम्प्लॉयड मैंडेज निकाल लें, यानी हर व्यक्ति से उसका हफ्ते भर का एक्टिविटी स्टेटस पूछ के उसका एम्प्लॉयमेंट मैंडेज निकाल लें, फिर हम 7 से घटाएंगे तो हमें अनएम्प्लॉयड मैंडेज। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का अनएम्प्लॉयड मैंडेज निकालने, किसी का 2 होगा, मान लीजिए किसी का अनएम्प्लॉयमेंट मैंडेज 1.5 आएगा, किसी का 3 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है। इस तरह से सारे सैंपल साइज, जो सैंपल में जितने लोग हैं उन सब का अनएम्प्लॉयड मैंडेज आप निकाल के टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैंडेज ऑफ सैंपल साइज अपॉन टोटल मैंडेज विच इज़ सैंपल साइज इंटू 7 इंटू 100, इस तरह से जो निकल कर आता है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स के बेसिस पे नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन्स के वर्किंग मैंडेज के बेसिस पे है कि उन्होंने, ये हमने मैंडेज का जो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया बनाया था इसके आधार पे वो पूरे सप्ताह में कितने मैंडेज बेरोजगार थे अपॉन टोटल मैंडेज कितना है एज पर दैट सैंपल साइज इंटू 100। तो हमने वर्किंग आवर्स या मैंडेज या एक्टिविटी स्टेटस को अकाउंट में लेके बेरोजगारी कैलकुलेट किया है। इसीलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट का हॉलिस्टिक मेज़र है, क्योंकि पहली बार हमने ये देखा कि भाई हमने करंट वीकली स्टेटस में क्या कहा कि कोई व्यक्ति 7 दिन में किसी भी दिन 1 घंटे काम किया है तो वो एम्प्लॉयड है, वो कितना मिनिमम थ्रेशोल्ड था। और यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई कम से कम 4 घंटे या उससे ज़्यादा तभी हम फुल मैंडे मानेंगे, यानी 1 देंगे, अदरवाइज़ हम आपको आधी वैल्यू देंगे, और अगर 1 घंटे से कम है तो हम 0 वैल्यू देंगे। तो हमने घंटों के आधार पे
बेरोज़गारी की, घंटे कितना व्यक्ति काम कर रहा है, उस आधार पे जब हमने बेरोज़गारी निकाली तो ये बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच है। और देखिए जितने भी थे, चाहे अभी तक जो भी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, वो भी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करता है, पर उससे ज़्यादा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या मेज़र करता है, सब्सिडियरी स्टेटस, या फिर आप कह लें यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। और करंट वीकली स्टेटस भी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करता है। पर ये जो है करंट डेली स्टेटस, सीडीएस जो है करंट डेली स्टेटस, ये अनएम्प्लॉयमेंट को हॉलिस्टिकली, साथ ही साथ चूंकि ये वर्किंग स्टेटस या वर्किंग आवर्स को अकाउंट में लेके बेरोज़गारी कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को भी मेजर कर लेते हैं। शुरू के तीनों मेथड में अंडर एम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब में हो या अंडर पेड वर्क में हो। अगर कोई व्यक्ति पार्ट टाइम जॉब का मतलब क्या है कि आप दिन में 4 घंटे या उससे कम 4 घंटे से कम काम कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे से कम काम कर रहा है तो देखिए हमने उसको हाफ मैंडे दे दिया। तो अगर हम घंटों के अकाउंट में ले रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं 4 घंटे से कम काम करने वाला हाफ मैंडे उसको हम देंगे, यानी हम पार्ट टाइम जॉब, यानी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको हमने अकाउंट में ले लिया। और दूसरी बात है कि देखिए जो अंडर पेड जॉब होते हैं ना, वो यूजुअली पार्ट टाइम नेचर की होती हैं। तो जब भी हम करंट डेली स्टेटस से बेरोज़गारी मेजर करते हैं तो इसमें हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी मेजर कर पाते हैं, यानी हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब आखिरी बात, अच्छा डेटा देख लेते हैं कि ओके लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। ठीक है, अगर हम करंट डेली स्टेटस के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो देखिए एनएसएसओ ने जो डेटा अवेलेबल है वो इनका 2011-12 वाले 68th राउंड नेशनल सैंपल सर्वे वाला है। ठीक है, तो जो इनका 68th राउंड का जो नेशनल सैंपल सर्वे था उसके हिसाब से, यानी 2011-12 में जो इन्होंने लार्ज सैंपल सर्वे किया उसके हिसाब से सीडीएस के तहत जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.6% है। ठीक है, अब एक बात आप समझिए कि इन चारों मेथड का एक कंपैरिजन करते हैं कि ये चारों मेथड से क्या बात निकल कर आती है। देखिए चारों ही मेथड, चाहे ये क्या है यूपीएस, पहला मेथड हमने पढ़ा था यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, दूसरा मेथड हमने पढ़ा था यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडियरी स्टेटस, अगर दोनों को जोड़ दे तो यूपीएसएस बन जाता है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था करंट वीकली स्टेटस और चौथा हमने पढ़ा था करंट डेली स्टेटस। तो सवाल है कि ये चारों ही मेथड है बेरोज़गारी मेज़र करने के, ये 3 क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करते हैं और ये जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट को हॉलिस्टिकली मेज़र करता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी मेज़र करता है। तो अब सवाल आता है कि इन चारों मेथड से, अब देखिए अब बात आते हैं उस एग्जाम्पल पे जो इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने कहा था कि जब भी आप बेरोज़गारी को लेकर डेटा पढ़ते हैं तो वो डेटा पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, वो लेबर फोर्स के रिस्पेक्ट में होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पढ़ते हैं तो वो डेटा तब तक इम्पॉर्टेंट नहीं है जब तक वो ये ना बताए कि वो किस स्टेटस के तहत डेटा आई है। यानी कि इन चारों मेथड से जब हम बेरोज़गारी मेज़र करते हैं तो अलग अलग रेट आती है। तो सवाल है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आएगी जब हम सीडीएस मेजर से, जब हम करंट डेली स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा आएगी। उसके बाद जब हम करंट वीकली स्टेटस में मेज़र करते हैं तो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाकी इन दोनों से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पीरियड जब हम 1 हफ्ते का रखते हैं उसमें 7 दिन में से किसी भी दिन 1 घंटे का काम पाने का ये जो थ्रेशोल्ड है, इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि कोई व्यक्ति या तो 7 दिन यूजुअली बेरोजगार होता है या तो उसके पास काम होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर 1 घंटे कोई काम कर रहा है इसका मतलब है कि वो ज़्यादा, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ही, मतलब या तो 7 दिन काम किया होगा या 1 घंटे से अधिक कर रहा होगा। और अगर कोई बेरोज़गार है तो कुछ चमत्कार नहीं होगा कि उसको, मतलब कोई मान लीजिए अर्बन इंडिया में रह रहा है, ठीक है, शहर में रह रहा है,
तो ऐसा नहीं है कि वो किसी ऑफिस में गया, उसको किसी दिन 1 घंटे या 5 घंटे का काम मिला और 6 दिन काम नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। या तो वो पूरे सप्ताह नौकरी पे होता है, चाहे घंटे कैसे भी हो, या तो नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आती है जब हम CDS से मेजर करते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट आती है CWS से, ठीक है, तीसरे नंबर पे। यानी ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिडल, नो, ऑर्डर ऑफ डिक्रीज्ड, इसको डिक्रीज कर लो, मैंने गलत। इंक्रीज में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेजर बाय 4 मेथड्स। तो ये चारों मेथड से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम मेज़र किए थे, ऑर्डर ऑफ डिक्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आती है CDS के थ्रू, उसके बाद CWS, उसके बाद UPS और उसके बाद UPSS। तो डेटा वाइज भी देखते हैं। अगर हम NSSO के जो नेशनल सैम्पल सर्वे था 2011-12 वाला, उसके हिसाब से देखें तो करेंट डेली स्टेटस के तहत इस मेथड से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में क्या था, तकरीबन 5.6%। करेंट वीकली स्टेटस के तहत अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 3.7%। UPS मेथड से यानी UPS थ्रेशोल्ड या इस स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट वाज 2.7% और UPSS के अंदर इट वाज 2.2%। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो CDS मतलब ये NSSO का 2011-12 का डेटा है कि जब CDS के थ्रू उन्होंने मेज़र किया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 5.6%, CWS के तहत 3.7%, UPS के तहत 2.7 एंड UPSS के तहत 2.2। ऑब्वियस भी है क्योंकि यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस में थ्रेशोल्ड बन जा रहा है मिनिमम थ्रेशोल्ड की 1 महीने या उससे ज़्यादा का पेड वर्क आप एम्प्लॉयड, यानी जिनके पास 1 महीने का भी पेड वर्क नहीं था पूरे साल में, वो बेरोज़गार होंगे। UPS के अंदर बेरोज़गार वो लोग होंगे जो UPS के अंदर लेबर फोर्स का पार्ट हो, यानी 6 महीने से ज़्यादा के लिए काम को लेके अवेलेबल हों, और जो जितने पीरियड के लेवल थे उसके मेजर पार्ट अगर वो काम नहीं कर पाते हैं पेड वर्क, तो वो अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। CWS में 7 दिन के अंदर किसी दिन 1 घंटे का काम अगर आप नहीं पाते हैं तो बेरोज़गार होंगे, और CWS में तो बेरोज़गारी मैंडेज के आधार पे मेज़र होती है, जो मैंने आपको बताया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेरोज़गारी सिचुएशन या मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, क्विकली देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको NSSO मेज़र करती है, और दूसरी संस्था जो है वो लेबर ब्यूरो। ठीक है, इन दोनों के बारे लेबर ब्यूरो के जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा, बिकॉज मुझे मेल फीमेल LFPR को लेके काफ़ी सारी बात करनी है। रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो डिफरेंस है इसको लेके बात करनी है, सेक्टर वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेके बात करनी है। तो मैं काफ़ी डीपली एनालिसिस करने वाला हूँ लेबर ब्यूरो रिपोर्ट, मतलब लेबर ब्यूरो का जो 2016-17 का 6th एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, उसको मैं बहुत डीपली आपको समझाने वाला हूँ, पर वो अगले लेक्चर में होगा और वो लेक्चर लंबा होगा। आई थिंक दैट मे गो अप टू 2 आवर्स। तो हमने ये देखा कि ठीक है, बेरोज़गारी मेज़र करने के ये 4 तरीके होते हैं, और हर तरीक़ों को हमने कॉन्सेप्चुअली देखा। हमने ये देखा कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो लेबर फोर्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो भी हम डेटा देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो किस मेथड यानी किस स्टेटस पे कैलकुलेट किया गया है। तो हर स्टेटस की जो कॉन्सेप्चुअल थ्रेशोल्ड है, मीनिंग है, वो हमने समझा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एग्ज़ाम्पल देखा। पहले हमने डेटा देखा कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस से बेरोज़गारी भारत में कितनी है, और यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, उन दोनों को अगर मिला दें तो बेरोज़गारी की सिचुएशन भारत में कैसी है। फिर हमने एग्ज़ाम्पल से समझा कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस पे एम्प्लॉयड और सब्सिडियरी स्टेटस पे एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड क्या होगा। फिर हमने करेंट वीकली स्टेटस पढ़ा, और फिर हमने करेंट डेली स्टेटस पढ़ा, और फिर हमने एनालाइज़ किया कि इन चारों मेथड से अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करें तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आती है CDS से, फिर CWS से, फिर UPS से, फिर UPSS से। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
अगले लेक्चर में हम लेबर ब्यूरो के रिपोर्ट्स के तहत जो कुछ एनालिटिकल चीज़ें हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।